हाँ बच्चों, कैसे हो? बोरिंग कोर्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हमें करने हैं कंप्लीट। मैं आपको प्रॉमिस किया कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ना थ्योरी ना क्या प्रैक्टिकल। सारा का सारा कोर्स हम करेंगे, तो बचे हुए क्वेश्चन करें। जीरा लिमिटेड obtained a term loan of 1080 to for lakhs for complete renovation and modernization of its factory। इसको क्या करना है? रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स फैक्ट्री। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया मॉडर्नाइजेशन के लिए, और इंस्टॉल कब किया? 30 अप्रैल। लिया कब? 1 अप्रैल 21। 30 अप्रैल, एक महीना नहीं, एक साल, एक महीना 22 आ गया है। एक्सपेंडिचर 910 तो किस पर लग गया? मशीन के इंस्टॉलेशन पर। और बैलेंस लोन वाज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। मैनेजमेंट ऑफ जीरा लिमिटेड क्या कंसीडर कर रहा है? 12 months एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो 910 का कैपिटलाइज हो जाएगा, सीधी सी बात है। टोटल इंटरेस्ट इतना पे किया है, तो 9, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा? 94/4 डिवाइड बाय 1080 इंटू 910, इतना कैपिटलाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब 12 मंथ्स एस में नहीं लिखा हुआ, ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है तो उसने माना हुआ है। अब क्या करें? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ होल प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो और 31 दिसंबर को 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, तो यस डिफरेंट हो गए, क्योंकि क्या है, कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। Nika Limited has obtained a term loan of 620 lakhs for complete renovation and modernization of its factory. Plant and machinery was acquired under modernization scheme and installation was completed on this date। तो अभी तक तो वैसा ही लग रहा है। 510 किसके लिए लगे? इंस्टॉलेशन के लिए। 54 किसके लिए लगे? एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट which were also installed on 30th April 2 and balance 56 has been used for working capital purpose। अब देखो, उसमें एक एक्सपेंस था ये, और एक था वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या है? एक ही है, प्लस 54 एडिशनल एसेट के लिए लगे हैं। अब एडिशनल एसेट किसके लिए है? मॉडर्नाइजेशन के लिए है। तो भले ही एडिशनल एसेट खरीदी है, उसमें भले ही टाइम ना लगे, लेकिन उस वो मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट का, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का ही क्या है? पार्ट है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग एसेट। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज। ठीक है। और आपका आंसर क्या होता अगर जल्दी कंप्लीट हो जाती तो इसमें दो कैपिटलाइज हो जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन वाला भी आप क्या कर देना? कैपिटलाइज इसलिए करवाए। और जल्दी कंप्लीट हो जाती 12 महीने से कम में, तो फिर क्या होता? नहीं करते। मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 3 शिप ऑर्डर किए 1 अप्रैल को। अब ऑर्डर किया तो हमारे पास तो रेडीमेड आएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रेडीमेड खरीद रहे हैं। सामने वाला जो हमारे कहे अनुसार बना रहा है, अगर उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। जैसे मैंने ये प्लांट बनवाना है तुमसे, शिप बनाना है, और तुम मुझसे कुछ एडवांस लोगे, ऐसे तो है नहीं सीधा बना दोगे, इतना महंगी चीज है। तो ये जो एडवांस दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे, मैं खुद नहीं बना रहा, मेरे अकॉर्डिंग तुम बना रहे हो, तो फिर ये क्या है? क्वालिफाइंग एसेट है। मैं खुद बनाऊं ये जरूरी नहीं। It pays down payment of 25% of contract value out of long-term borrowings from a scheduled bank. The delivery has to commence from फाइनेंशियल ईयर 7। यहाँ दिया कब से स्टार्ट होगा? 7 से, तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। 1 मार्च 22, 1 मार्च, 1 अप्रैल X0। इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च X1। तो 31 मार्च X1 निकल चुका है। उसके बाद वाले ईयर एंड होने से एक महीना पहले शिप बिल्डर ने इन्फॉर्म किया कि अब उसने पहले पर शिप पर कमेंसमेंट, प्रोडक्शन कमेंस किया, और बाकियों पर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब कैपिटलाइजेशन करने की कुछ शर्तें होती है। वो क्या होती है? कि एक्सपेंडिचर लग जाए एसेट के ऊपर, बोरिंग कॉस्ट लग जाए, और एक्टिविटीज क्या हो जाए? स्टार्ट। ठीक है। तो मेरे एक्सपेंस तो हो गए, क्योंकि मुझे आगे शिप वाले को एडवांस देना लग गया। और बोरिंग कॉस्ट तो बोरो करने से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बोरो किया हुआ है, बोरिंग कॉस्ट भी लग रही है, खर्चे भी लग रहे हैं, बट कोई एक्टिविटीज प्रोग्रेस में ही नहीं है। किन के लिए? 2 शिप के लिए। तो पहले शिप के लिए भी 31 मार्च X1 तक का कुछ नहीं होगा। X2 में भी क्या होगा? सिर्फ एक महीने का कैपिटलाइज होगा, और बाकी दो के लिए कैपिटलाइज होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ए और बी तो मीट होगी, लेकिन सी मीट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सी मीट हो रही है सिर्फ एक शिप के लिए, और वो भी कब से? 1 मार्च से। तो 1 मार्च से फर्स्ट शिप का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज हो जाएगा, सेकंड और थर्ड का अभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। ऑन 1 अप्रैल 2001 ए लिमिटेड टुक 16th क्वेश्चन कर रहे हैं। ए लिमिटेड टुक 8% लोन ऑफ ₹50 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, जो कब पे करना है? 6 साल बाद। और कंस्ट्रक्शन कब पूरा हो गया? 31 मार्च 3 को ही। तो लोन मैंने लंबा ले रखा है, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया कितने साल में? 2 साल में।
ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग स्टार्ट कर दी उसने, फॉर विच ही तो क्या होगा, इट होगा, इट यूज्ड एग्जिस्टिंग बोरिंग्स, अरे यार, इट हैज आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस लोन, एक जनरल लोन भी है विच इज रिपेबल एट द रेट ऑफ 9%, और 15 लाख का एक और है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, इतना। तो एक लोन है 25 lakhs विच इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल 9%, तो ये तो है ही है। इसके अलावा ये लोन है जिसकी एसेट पूरी हो चुकी है। इज द स्पेसिफिक बोरिंग ट्रांसफर टू जनरल बोरिंग पूल वंस द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड एंड वाई। देखो जनरल बोरिंग कभी भी जरूरी नहीं है कि वो उसमें लगे। मेरी 3 बोरिंग है, 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख, ये जनरल है, 10, 11, 12, ये मेरे बैंक में। इसी बैंक में मेरा क्या आ जाता है, सेल प्राइस, असेट प्रोडक्ट और भी तो सेल कर रहा हूँ, बिजनेस भी तो कर रहा हूँ, इसी बैंक से क्या निकल जाता है, सैलरी वगैरह। तो ये क्या है, जनरल बोरिंग। एक बैंक है जिसमें जनरल बोरिंग वाले पैसे भी पड़े, बिजनेस का रेवेन्यू भी आ रहा है, बिजनेस के खर्चे भी जा रहे हैं, और क्वालिफाइंग एसेट का खर्चा भी जा रहा है, तो वो तो होती है जनरल। और स्पेसिफिक मतलब ये बैंक अलग से पड़ा हुआ है, और ये पैसा सिर्फ किस में यूज होगा, क्वालिफाइंग एसेट। तो अब जनरल बोरिंग का कह भी नहीं सकता कि कौन सा कहाँ गया। मेरे एसेट पर लगे 15 लाख, 12 लाख रुपए, तो मुझे नहीं पता ये लगा, ये लगा, ये लगा, या रेवेन्यू वाला लगा। तो जनरल बोरिंग का रूल क्या है, पहले क्वालिफाइंग एसेट पर कौन सा लगा हुआ मान लो, स्पेशल वाला, उसके बाद में जनरल की वेटेड एवरेज लगा के निकाल दो, बस। पक्का। अब मेरी एक स्पेसिफिक बोरिंग थी जो किसके लिए थी, 10 lakhs की एक बिल्डिंग के लिए, जो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन लोन अभी भी चलेगा आगे। तो अब ये किसका पार्ट मान लिया जाएगा, जनरल बोरिंग का। ठीक है, अब ये किसका पार्ट मान लिया जाएगा, जनरल बोरिंग का, क्योंकि अब ये किसी एक स्पेशल के लिए है ही नहीं। ये अब क्या है, अब आप कहोगे वो रुपए तो वहीं लग गए, तो जनरल का क्यों मान रहे हो, वो रुपए तो उसमें लग ही गए, तो जनरल बोरिंग में तो लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि रेवेन्यू का पैसा आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पे नहीं कर रहे हैं जनरल को, स्पेसिफिक बोरिंग को। तो इसका मतलब क्या है, वो स्पेसिफिक बोरिंग यहाँ यूज हो रही है। भाई रेवेन्यू का पैसा आ रहा है, इसको पे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, स्पेसिफिक को भी पे कर सकते हैं। तो हम स्पेसिफिक को पे ही नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है, स्पेसिफिक बोरिंग हमने पे नहीं की, तो वो किस रेवेन्यू का पैसा एक तरह से क्या हो गया, इट कुड हैव बीन यूज्ड टू पे रीपे स्पेसिफिक बोरिंग बट हैज नॉट बीन पेड। तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक बोरिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। समझ रहे हो ना, कि मेरी बात सुनो, मेरे पास 10 लाख रुपए का लोन था, होम लोन। अब मेरे पास पैसे आ गए, और मैंने एक ऑप्शन तो क्या है, होम लोन रीपे कर दूं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, होम लोन रीपे ना करूं। तो होम लोन रीपे नहीं किया और मैंने किस में लगा दिया, दूसरे काम में, तो एक तरह से होम लोन वाला पैसा इसमें लग गया। तो इसलिए एस कहता है कि जनरल बोरिंग क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक बोरिंग क्या बन जाएगी, जनरल बोरिंग जब क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, एसेट कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जनरल बोरिंग एक्चुअल में लगी भी है या नहीं ये भी नहीं पता होता, क्योंकि ये पता ही नहीं है ना हमें कि इसमें से कौन से लगे, कौन से नहीं लगे क्वालिफाइंग एसेट में। हम तो मानते हैं कि बस इसमें से लगे, क्योंकि इसी में एक बैंक है, इसके अंदर जनरल बोरिंग है अलग अलग कामों की, वो किसके लिए है पता नहीं, उसी में कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, उसी में क्या आ रहा है, कंपनी ने फिक्स एसेट्स बेच दी, वो सेल कर दी, उसके पैसे आ गए, और उसी से क्या है, क्वालिफाइंग एसेट हो रहा है, उसी से सैलरी हो रहा है, इस तरह की बोरिंग है। तो अब अगर मेरे पास रेवेन्यू आता है, मैं होम लोन रीपे कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखो मेरा होम लोन सस्ती रेट पे है, ठीक है, अगर मैं वो रीपे कर दूं, मेरे पास पैसे आ गए, मैं होम लोन रीपे कर दूं, तो क्या होगा, दूसरा कोई जिंदगी में लोन लेना पड़ेगा, तो वो महंगी रेट पे मिलेगा, तो बजाय उसका चलता रहे और वो पे नहीं कर रहा, तो इनडायरेक्टली होम लोन किस में आ गया, दूसरी एसेट्स में यूज हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि अगर जनरल बोरिंग आपके पास है और आप दूसरी बोरिंग्स उस और दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, अब तो आपके पास जो नया रेवेन्यू आ रहा है, आपका जनरल स्पेसिफिक बोरिंग है और दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो वो स्पेसिफिक अब किसका पार्ट हो गया, जनरल का। पक्का। तो देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, यस। अब ये कहानी जो मैंने आपको बताई है वो हिंदी में बताई है, आपको ये क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी और अच्छे से लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या है, मार्क्स नहीं आते। ठीक है। तो when general borrowings are used for qualifying asset, index requires that borrowing cost eligible for capitalization is calculated by using capitalization rate। जनरल बोरिंग की क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट यूज करते हैं, ये तो जनरल बात लिखी हुई है। If specific borrowings were not repaid, once the relevant qualifying asset is completed, they become part of general borrowings as long as they are outstanding। तो जब तक बाकी रहेगी तो वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं किसकी, जनरल बोरिंग की, तो इसको भी उसमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। पक्का लिख लोगे ना ये। अब कैपिटलाइजेशन कमेंस करने की 3 शर्तें क्या थी, बोरिंग कॉस्ट लगनी चाहिए, एसेट
पर एक्सपेंस लगने चाहिए। बोरो तो कर लिया, अभी एसेट बनानी स्टार्ट नहीं किया। यहाँ बोरो कर लिया, एसेट बनाने मतलब एसेट पर खर्चा, यहाँ लैंड ली और यहाँ बनानी स्टार्ट करी फैक्ट्री। यहाँ बोरो किया, यहाँ लैंड ले ली, या कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ, तो यहाँ बोरिंग कॉस्ट लगनी स्टार्ट होगी। यहाँ एसेट पर खर्चा स्टार्ट हो गया, बट कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, इतने पीरियड का इंटरेस्ट अभी भी पीएनएल में जाएगा, भले ही क्वालिफाइंग एसेट। अब 15 मई को क्या लिया, लोन लिया। 2 जून को क्या हुआ, टेक्निकल साइट प्रिपरेशन प्लानिंग स्टार्ट होगी। 19 जून को एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया। 18 जुलाई को कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। अब तीनों शर्तें कब पूरी हुई, बोरिंग कॉस्ट लगनी यहां से स्टार्ट हो गई। अब टेक्निकल साइट प्लानिंग, अब ऐसे नहीं है कि यहाँ ईंट भाटे जोड़ोगे तभी काम शुरू हुआ माना जाएगा। काम कब से शुरू हुआ माना जाएगा, जब आप नक्शे भी बनाने लगे तो भी, चाहे आपका अभी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट नहीं लग रहा है लेकिन आप सोच रहे हो नक्शे वगैरह बना रहे हो, तो टेक्निकल साइट प्लानिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, काम स्टार्ट हो गया। और तीसरा एक्सपेंडिचर यहाँ स्टार्ट हो गया। तो तीनों शर्तें कब पूरी हुई, 19 जून को। फिजिकल कंस्ट्रक्शन से मतलब है या नक्शे बनाना, जो भी पहले की प्लानिंग है वो करना होगा, तो भी क्या हो गया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो एक्टिविटीज यहाँ स्टार्ट हुई, एक्सपेंडिचर यहाँ हुआ, तो अब कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, 19 जून से। फिजिकल कंस्ट्रक्शन कभी भी हो तो सर इसमें अब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है, एसेट खरीद ली, तो यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट ही मानेंगे कि हम प्लानिंग कर रहे होंगे, नहीं। प्लानिंग करनी स्टार्ट होगी तो फिर यहीं से स्टार्ट है। प्लानिंग नहीं है, मैं तो वेट कर रहा हूँ किसका, इतनी तारीख कोई काम स्टार्ट करूंगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, पंडित जी ने बताया, या पहले नेताजी आएंगे मुहूर्त करेंगे, उनके पास डेट नहीं है तो उन्होंने यहाँ की डेट दी है, तो यहाँ कोई टेक्निकल प्लानिंग वगैरह भी कुछ स्टार्ट नहीं हुई है, तब ये मानूंगा। लेकिन प्लानिंग स्टार्ट होगी, टेक्निकल साइट प्लानिंग की, कैसे नक्शा बनेगा क्या बनेगा, तो फिर क्या है, एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ बोरिंग कॉस्ट लगनी स्टार्ट होगी, यहाँ एक्टिविटी स्टार्ट होगी और यहाँ एक्सपेंडिचर। तो तीनों काम कब से स्टार्ट हो गए, 19 जून से। फिजिकल कंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं। देखो अब कमेंसमेंट की 3 शर्तें, बोरिंग कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर लगने स्टार्ट हो जाए और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। अब ऐसे सीज कब करने, सीज का मतलब बंद। लोन यहाँ लिया, असेट यहाँ पूरी होगी, इंटरेस्ट इसके बाद भी लगेगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन इसके बाद नहीं होगा, फिर ये जनरल बोरिंग का पार्ट हो जाएगा दूसरी किसी एसेट के लिए, पक्का। तो सीज कब करने, व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग सेट का किस में होता है, पार्ट्स में, और हर पार्ट अलग अलग यूज हो सकता है, तो जो पार्ट कंप्लीट हो गया उसका क्या कर दो, सीज। जैसे कई बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग अलग अलग यूज हो सकती है, ये मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये पार्ट पूरा हो गया, ये पार्ट पूरा हो गया, ये पार्ट पूरा हो गया, तो इन 3 का सीज कर दो, इनका कंटिन्यू करो। अगर ये अलग अलग यूज हो सकते हैं और अलग अलग यूज नहीं हो सकते, पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब क्या होगा, फिर वो जैसे ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट अलग अलग बनेगा, बट जब तक ये नहीं बनता तब तक कोई यूज नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, एक ही सेट है लास्ट पार्ट तक। इसका एग्जांपल क्या है, स्टील मिल, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। जैसे यहाँ पर मान लो आपको लोहे को गलाना पड़ेगा, फिर उसको आगे क्या है, शेप देने वाली। अब ये शेप देने वाला जब तक नहीं बनेगा, इस गलाने वाला प्रोसेस आपने पूरा भी कर लिया है तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने गला लिया, आगे शेप नहीं दी, तो ये वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके बिना ये यूज ही नहीं हो सकता, तो ये सिंगल प्रोजेक्ट है और जब तक ये पूरा ना हो तब तक एप्लीकेशन बंद। अब एक रियल एस्टेट कंपनी है, इसके इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है, जो काम कब हो गया पूरा, 31 मई को, ठीक है। इट एक्सपेक्ट्स दैट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विल बी कंप्लीटली रेंटेड आउट बाय 30 जून। तो कब तक पूरा जाएगा, 30 जून को। लेकिन एडवर्स मार्केट कंडीशन से अभी तक कितना गया है, 10%। कब तक, 31 मार्च 2 तक की। अब ये कैपिटलाइज करना चाहता है यहाँ तक, काम कब पूरा हुआ ये बताओ, 31 मई को। तो कहाँ तक का कैपिटलाइज होगा, यहाँ तक। अब वो बिकना नहीं स्टार्ट हुआ उसका प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँ, प्लांट बना लिया, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो प्लांट तो पूरा हो गया। तो ऐसी कोई रियल एस्टेट कंपनी है, किराए पर देना है, जो भी चीज बनाई प्रॉपर्टी बन गई, किराए पे नहीं आ रहे तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी तो बन चुकी, पक्का। एक और स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, विस्की मेच्योर कब होती है, 3 साल के बाद, बट गोज ऑन इंप्रूविंग विद द एज ऑफ मेनी मोर ईयर्स। अब देखो, ग्रेप्स को मैंने तुम्हें बताया कि अंदर सड़ाया जाता है, ठीक है, मेच्योर होने में क्या लगता है, 3 साल। 3 साल के बाद वो पीने लायक होगी, ठीक है। अब ये मान लो कि ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है, कैपिटलाइज करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इस पर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था तुम्हें, कि अगर इन्वेंट्री रेपिटेटिव बेसिस पे बनती है तो नहीं करना, तो विस्की जनरली उसमें आती है।
लेकिन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो एक बार मानो कि करना है, तो अब 3 साल के बाद वो क्या होगी, ऐसी कंडीशन में तो आएगी कि अब इसको पी सकते हैं। लेकिन जितना इसको और अभी क्या करेंगे, मेच्योर करवाएंगे, सड़ाएंगे, उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। तो क्या आगे के पीरियड का कैपिटलाइज किया जाए या नहीं, क्या प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ो। मेच्योर तो हो जाती है 3 इयर्स, लेकिन इंप्रूव होती रहती है आगे और सालों तक। अब it is consistent with the entity's business model to hold such items so that they mature further. It would seem acceptable to continue to add borrowing cost to the value of such mature inventories for as long as it can be demonstrated that particular item of inventories continues to increase in value solely on account of increasing age. यहाँ मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल है कि हम अच्छी क्वालिटी की ड्रिंक बेचते हैं, तो फिर एक्सेप्टेबल है कि इस पीरियड का भी कैपिटलाइज करो कि हमारा बिजनेस मॉडल कंसिस्टेंट है इसके साथ कि हम अच्छी क्वालिटी की ड्रिंक बेचते हैं। और यहाँ पर जो विस्की के रेट बढ़ेंगे वो किसकी वजह से होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से। तो कह रहे हैं कि सोलली ऑन अकाउंट ऑफ एज, एज की वजह से जो इसकी क्या होगी, पुरानी होगी, उस वजह से महंगी होती जा रही है, ना कि किसकी वजह से, मार्केट फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन। तो बताओ यहाँ ड्रिंकेबल कंडीशन में तो आगे इंप्रूव होती रहेगी यहाँ पर, तो इतना कैपिटलाइज करना है या नहीं। अगर एंटिटी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, कंसिस्टेंट है कि हम ऐसा ही करते हैं बार बार, मतलब अच्छे क्वालिटी की वाइन ही बेचते हैं, तो इस पीरियड का कैपिटलाइज कर सकते हैं। और इस पीरियड में रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से या अच्छी क्वालिटी होने की वजह से। जितनी इसकी एज पुरानी हो जाती है उतना अच्छा माना जाता है। पक्का। अब बीच में बच्चों यहाँ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तीनों शर्तें पूरी होगी, यहाँ सीज होगा, लेकिन बीच में भी एस कहता है कि कैपिटलाइजेशन बंद कर दो, सस्पेंड कर दो। कब सस्पेंड कर दो, एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज सस्पेंडेड। एक्टिव डेवलपमेंट क्या हो जाए, रुक जाए क्वालिफाइंग एसेट का। सस्पेंड का मतलब टेम्पररी रुकना। एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब क्या है, अब बीच में 1 घंटा काम नहीं हो रहा, लेबर खाना खाने चलेगी, तो क्या कैपिटलाइजेशन रोक दोगे, या संडे संडे छुट्टी होती है, तो ऐसे नहीं, एक सफिशिएंटली प्रोलॉन्ग पीरियड होना चाहिए जिसपे ए साइलेंट है। ठीक है, अब जैसे स्ट्राइक होगी, बीच में रुक गया, तो क्या है, रोकना है। लेकिन कब नहीं रोकना है, जब वो प्रोसेस का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रोसेस का ही पार्ट है। जैसे इधर छत बनती है तो क्या होता है, लकड़ियों के ऊपर छत बना के छोड़ दी जाती है, अब थोड़े दिन इसको छेड़ेंगे नहीं, जब ये पक्की हो जाएगी तो ये लकड़ियां हटा देंगे। तो ये प्रोसेस का ही पार्ट है। अब छेड़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो भी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। ब्रिज बना रहे, वाटर लेवल जब जब तेज आ जाता है तो ब्रिज को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है, वाटर लेवल आता है इसीलिए ब्रिज बनाते हैं। वाटर लेवल नहीं आएगा तो ब्रिज ही नहीं बनाते, हम बना ही क्यों रहे, क्योंकि वाटर से ऊपर से जाने। तो ये इसके प्रोसेस का ही पार्ट है कि बीच बीच में पानी आता रहेगा, रोकेंगे, फिर पानी बंद हो जाएगा, तब काम स्टार्ट कर देंगे, तब क्या होगा, सस्पेंशन नहीं होगा, वो प्रोसेस का ही पार्ट है। अब ये सस्पेंड क्यों हो गया, क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शन वीक इक्विपमेंट अंडर यूज वाज शिफ्टेड टू अनदर साइट। तो ये इक्विपमेंट था वो दूसरी साइट पर ले गए क्योंकि वहां काम करना था, इस वजह से यहाँ रुक गया, तो ये कोई प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो नीड्स टू बी सस्पेंडेड। कुछ टेक्निकल रीजन आ गए उस वजह से रुका, तो वो प्रोसेस का ही पार्ट है, तो इसलिए क्या नहीं करना, कंटिन्यू करना है, सस्पेंड नहीं करना। पक्का। नक्शे वक्शे इधर हो गए, टेढ़े हो गए, तो वो प्रोसेस का पार्ट है, दिक्कतें आएगी, टेक्निकल फॉल्ट्स जो आएंगे वो आएंगे, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि लेबर स्ट्राइक पे चलेगी या। अब पक्का। अब बच्चों ये एक और स्टडी मटेरियल का अच्छा एग्जांपल है ये करने। एक एंटिटी ने बोरो किया, फंक्शनल करेंसी कितनी है, इंडिया बोरो करते तो 12% पे पड़ता है, और $1000 बोरो किए 4%। आज रेट कितनी है, 40, और इंटरेस्ट कब देना है, 31 मार्च एंड में। एक्सचेंज रेट एंड में कितनी होगी, 50। तो स्टार्टिंग में रेट है 40 और एंड में कितनी है, 50। डॉलर कितने हैं, 1000, 4%, और बार कितनी है, इंडिया में कितनी है, 12%। तो इसको क्या पड़ेगा, 1000 × 4% × 50, ईयर एंड पे देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना देना है, 1000 × 4% × 50, 2000 की तो ये पड़ गई इंडिया से बाहर। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने की होगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने की होगी, 1000 × 10, 40 से कितनी होगी, 50, तो 10,000 का ये लॉस हो गया। अब इंडिया में लेता तो कितने का पड़ता, 1000 × 40 × 12%, याद है ना ये लास्ट क्लास में बात। 1000 × 40 × 12% कितने का आता, 48। तो मैं कह रहा हूँ 2000 तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, और इस 10,000 में से भी 28 क्या है, बोरिंग कॉस्ट। तो 28 क्या है, बोरिंग कॉस्ट है, वो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है।
और 10,000 में से 28 बोरिंग कॉस्ट है, तो बाकी 72 क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि ईयर एंड पे रेट कितनी हो, 41 हो, तो क्या होगा, ईयर एंड पे रेट 41 हो तो क्या होगा, एक्सचेंज लॉस कितने का ही आएगा, 1,000 का। और ये रेट कितनी होगी, 41। और इंटरेस्ट कितने का आएगा फिर, 1000 इंटू 4% इंटू 41, 2640 ही आएगा बार का इंटरेस्ट। ये वाली अमाउंट भी तो कितनी आएगी, 2640। और एक्सचेंज लॉस आएगा 1000 का। और इंडिया में बोरो करता तो कितने का पड़ता, इतने का ही। तो अब 2640 और 1000 मिलाकर भी क्या हो रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है किससे, 48 से। तो आप ये नहीं बोलोगे 48 बोरिंग कॉस्ट है, अब क्या बोलोगे, टू लगा ही इतना है तो यही बोरिंग कॉस्ट है, 3640। उसके बाद में क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कितनी है, 48, कब, 31 मार्च 3 की। और किसी से कंटिन्यू करना है इसको, उसी एग्जाम्पल से। और 31 मार्च 2 की कितनी है, 50। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 40, ईयर एंड पे क्या मान रहे हैं, 50, और उसके बाद वाले साल में कितना मान रहे हैं, 48। तो फटाफट से बताओ, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितनी होगी पहले साल, 1000 इंटू 10, 10,000। और बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 1000 इंटू 4% इंटू, बच्चों मैंने पहले लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। इंडिया में कितने का पड़ा, 1000 था, पहले साल की बात कर रहे हैं इसकी, अगले को तो बाद में देखेंगे। 1000 इंटू 40 इंटू 12%, 48 का पड़ता। अब बार कितने का पड़ गया, 1000 इंटू 4% इंटरेस्ट, और ईयर एंड पे चुकाना है तो 52,000 का तो क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और अगले, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने की होगी, 1000 इंटू 10, 10,000। तो मैं कितना बोरिंग कॉस्ट मानूंगा, 48 का 2000 प्लस एक्स्ट्रा 28। तो यहाँ एक्सचेंज लॉस था कितने का, 28 का तक का हमने क्या माना था, बोरिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट ईयर में उल्टा हो गया, वही एक्सचेंज लॉस लगा ही नहीं मुझे, 40 का 50 मान लिया था मैंने तो एक्सचेंज लॉस, लेकिन मैंने लोन पे किया ही नहीं, और ईयर एंड पे रेट कितने हो गए, 48। तो एक्सचेंज गेन हो गया। तो अगर आपने पहले एक्सचेंज लॉस का कोई पार्ट बोरिंग कॉस्ट माना हुआ है और वापस क्या हो जाता है, गेन, तो उतने तक को आप क्या मान सकते हो, बोरिंग कॉस्ट का रिवर्सल मानोगे। मतलब अगली बार क्या हुआ, आप बताओ, अगले साल बार क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1000 इंटू 4% इंटू 48। नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1000 इंटू 4% लगेगा, और रेट कितनी है ईयर एंड पे, 48। तो 1920 का क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब फायदा हो जाएगा, 1000 इंटू 2, 2000 का। बोलो, तो आपको 2000 का क्या हो गया, ये गेन हो गया। और 1920 का क्या है, बोरिंग कॉस्ट है ही। अब गेन 2000 का है, बट आपने लॉस, बोरिंग कॉस्ट पहले कितनी मानी हुई है, 2800। तो अब 2800 की बोरिंग कॉस्ट मानी थी एक्सचेंज लॉस की वजह से, तो पहले आपको क्या मानना है, बोरिंग कॉस्ट कम पड़ गई, पक्का। तो ये क्या कह रहा है, 2000 का जो गेन हुआ ना नेक्स्ट ईयर में, देयर इज एन एक्सचेंज गेन ऑफ 2000, दिस विल बी एडजस्टेड इन द बोरिंग कॉस्ट एज देयर इज अनरियलाइज्ड लॉस। अनरियलाइज का मतलब लोन सेटल ही कर दिया होता तब क्या होता, तब ये रेट ही नहीं लगते। यहाँ लोन सेटल ही कर देते तो गेन होता ही नहीं, फिर तो खत्म ही हो जाता लोन। तो अनरियलाइज लॉस था यहाँ पर, ये क्या था, रियलाइज लॉस थोड़ी था, दिया थोड़ी था, बस हमने माना ही था, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अनरियलाइज एक्सचेंज लॉस था, और एडजस्टमेंट इज लेस देन द 2800। अब कल को ये गेन कितने का होता, 3000 का होता, तब क्या करते आप, 2800 तक का ही बोरिंग कॉस्ट रिवर्स करेंगे। ठीक है, 2800 तक की बोरिंग कॉस्ट क्या करेंगे, जो कैपिटलाइज हुई है वो रिवर्स कर देंगे। अब एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे कह रहे हैं 44 मान लो, इसको कितना मान लो, 44। और क्या कह रहे हैं, बोरिंग्स कितने की रीपे हुई है अभी, द एक्सचेंज रेट 31 मार्च को 50 है, बोरिंग्स आर नॉट स्टिल ड्यू फॉर पेमेंट, 44 ही है। तो पहले कितना होगा, बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 इंटू 4 इंटू 44,
कितने की आगे 1760। और उसके बाद गेन कितने का आता 6000। 44 हो गया तो ये 6 का आता। अब 6000 का जो क्या आया है गेन आया है, क्या ये सारा बोरिंग कॉस्ट का रिवर्सल है? नहीं, बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज ही 28 हुई है, तो 28 तो रिवर्स कर लोगे और बाकी क्या है एक्सचेंज गेन माना जाएगा। 28 क्या माना जाएगा भाई, जब लॉस लगा था तो 28 को बोरिंग कॉस्ट माना था, तो अब गेन हो गया तो अप टू 28 क्या माने रिवर्सल, बोरिंग कॉस्ट कम कर दो, मतलब कैपिटलाइजेशन हटाओगे। फिर से 44 है, लोन पार्ट पे किया है, कितना पे किया 600। सिर्फ कितना लोन रिपे किया अभी 600। कब 31 मार्च 2 को। और एंड में रेट कितनी है 40। वापस से करना पड़ेगा अपने को, एक बार मैं साफ कर लेता हूँ सारा। बच्चों अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रेट 44 है, पहले साल के एंड में कितनी है 50, दूसरे साल के एंड में कितनी है 44। बस 600 का क्या कर दिया पहले साल के एंड में पे कर दिया। तो मैंने इसको जनरल एंट्रीज की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको प्रॉपर समझा पाऊँ। ये 40, ये 50, यहाँ 44 और यहाँ इसने 600 की बोरिंग क्या कर दी पे कर दी। एंट्री बताओ, लोन लिया इस दिन तो बैंक टू लोन कितने का आ गया 1000 इंटू 40। लोन लिया इस दिन तो बैंक टू लोन कितना का आ गया 1000 इंटू 40। इंटरेस्ट दूंगा इस दिन तो क्या होगा 1000 का 4% इंडिया से बाहर इंटरेस्ट देना है इंटू 50, ये इंटरेस्ट आ गया। इसको तो हमने क्या मानना ही है बोरिंग कॉस्ट। फिर ईयर एंड पे 40 की लाइबिलिटी कितनी होगी 50, तो $1 पर 10 का लॉस है तो $1000 पर कितने का है 1000 इंटू 10 10,000 और लॉस कितने का आ गया 10,000। उसमें से 28 हम क्या मानते हैं बोरिंग कॉस्ट। ये कैसे निकालते हैं हम, इंडिया में लेते तो कितने का पड़ता 1000 इंटू 40 इंटू 12%, कितना आया था 48। तो 48 आया था, उसमें से 2000 यहाँ आ गया, तो 48 में से 2800 और क्या मान सकते थे हम बोरिंग कॉस्ट, ये हमने मान लिया। और 7200 को हमने इंडेक्स 21 लगाएंगे, एक्सचेंज लॉस मानेंगे, फॉरेन एक्सचेंज वाला। समझ गए बात। तो इस लॉस में से कितने को बोरिंग कॉस्ट माना हुआ है हमने 28। अब मेरा टोटल लोन कितने का था 1000 इंटू 40 का, जो कितने पर हो गया 1000 इंटू 50 पर। 1000 इंटू 40 क्रेडिट था, फिर 1000 इंटू 50, तो 1000 इंटू 50 का लोन खड़ा है। अब उसमें से कितना चुका दिया 600, तो 600 इंटू 50 चुक गया। तो अब मेरी लाइबिलिटी कितने की रहेगी 400 इंटू 50। अब 400 इंटू 50 कितना हो गया 400 इंटू 44 गेन आ गया, तो 400 इंटू 6 का गेन आ गया। और इंटरेस्ट कितने का रह गया अब 400 का ही रह गया, तो $400 का 4% इंटू 44, तो ये तो बोरिंग कॉस्ट है ही है, इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट है ही। अब इस गेन को हम क्या मानते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कितने का था 2800, तो गेन कितने का है 2400 को। तो ऐसे लग रहा है कि 2400 को ही रिवर्सल कर लो, लेकिन ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2400 क्या है 400 का गेन है, 2800 कितने का था 1000 का। तो रिवर्सल किसका हो रहा है सिर्फ 400 का हो रहा है, तो 2800 का $1000 पर लॉस था, $1000 पर कितना लॉस था 2800, तो $400 पर कितना था 1120। तो $400 का कितना कैपिटलाइज हुआ है सिर्फ इसमें 1120। ये तो $1000 की वजह से जो लॉस आया था वो क्या, तो 1120 का लॉस बुक है, तो रिवर्स भी कितने का होगा 1120 का ही होगा ना, भले ही गेन कितने का आ रहा है 2400। इस $400 पर जो गेन आ रहा है उस 400 का लॉस कितना है 2800 का लॉस बोरिंग कॉस्ट में क्या हुआ था कैपिटलाइज, 2800 का लॉस $1000 की वजह से था वो कैपिटलाइज हुआ था। तो $400 पे कितना कैपिटलाइज हुआ था 1120, तो अब रिवर्स भी कितना होगा 1120। ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पर 1120। ठीक है बच्चों, ये लॉस कितने का आया था पहले ये बताओ। $1000 40 से 50 हो गए, तो लॉस कितना था 1000 इंटू 10। ये मैं सामने गली बैठी है, इसको समझ नहीं आया, मैं वापस रिपीट कर, 1000 इंटू 10 $1000 का लॉस था। तो 10,000 का लॉस था, आउट ऑफ विच वी कंसीडर 28 ओनली बोरिंग कॉस्ट। क्यों 48 में से 2000 यहाँ हो गया, तो 28 तक, तो 28 की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी ऑन $1000, जिसमें से $600 हमने यहीं पे कर दिया। तो अब $600 का आगे ना एक्सचेंज लॉस आए ना गेन आए, क्योंकि वो लाइबिलिटी सेटल हो चुकी है। अब एक्सचेंज रेट चेंज हुई तो किसके वजह से लॉस आएगा $400। तो $400 लास्ट ईयर में 50 पर थे, अब कितने के हो गए 44, तो 400 इंटू 6 का गेन आ रहा है। अब गेन आ रहा है तो हम जितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किए हैं उतना हटा भी सकते हैं अगर गेन आ जाए तो। पहले लॉस था और अब क्या आ रहा है गेन। अब फिर से लॉस आता तो कैपिटलाइज करते रहते, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन गेन आ रहा है तो हम हटाएंगे। ठीक है, अब गेन आ रहा है 24 का, तो मैं करूं
सॉरी ये वाला लॉस नहीं था, ऊपर वाला बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज थी, तो 28 का लॉस था, तो 24 तक तो हटा ही सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि 28 किसका लॉस था, 400 का, पूरे 1000 का, तो 400 पे लॉस कितना था, 1120, तो 400 का तो गेन भी कितना है, लॉस ही 1120 है ना, तो 1120 तक का ही क्या होगा, रिवर्स होगा। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट ऑन क्वालिफाइंग एसेट ऑन 1 सितंबर 2001। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी की है, 10 करोड़। एक्स लिमिटेड ने कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं लिया, जनरल बोरिंग लिया 11% रेट से, और कॉस्ट इनकर्ड इनकी क्या, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्रूड और कैश आउटफ्लोस। कैश आउटफ्लोस का मतलब हम किसी और से बनवा रहे हैं और उसको रुपए दे दिए इतने इतने एडवांस, ठीक है। अब ये उसने काम इतने का किया है, तो हमारा काम तो इतने का हुआ है और पैसे ऐसे ऐसे दिए, ऐसा एडवांस दिया हमने और काम इतने का हुआ, लास्ट में तो ये दोनों बराबर हो ही जाएंगे। तो अब कैपिटलाइजेशन किसके हिसाब से करें, पहले तो ये कह रहा है कैश आउटफ्लो बेसिस पे भी बताओ और एक्रूअल बेसिस पे बताओ, फिर कह रहा है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताओ कि कैसे कैपिटलाइज होना चाहिए। तो आउटफ्लो बेसिस पर इसने क्या कर लिया, टाइम वेट ले लिया और फिर उस पर रेट लगा देगा, और कैश पेड बेसिस पर भी टाइम वेट ले लिया, रेट लगा देगा। जनरल बोरिंग है, समझ रहे हो क्या। तो आउटफ्लो बेसिस पर ये आता है और कैश पेड बेसिस पर ज्यादा आता है, क्योंकि इसने एडवांस में पेमेंट की है तो उसका वेट क्या आ रहा है, ज्यादा। तो ये कह रहे हैं देयर इज वाइड वेरिएंस इन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस और एक्चुअल कैश फ्लोस। This diversion is often experienced during the implementation of large projects. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर एडवांस देते हैं हम सप्लायर्स को, अपफ्रंट कैश आउटफ्लो ज्यादा देते हैं और एक्चुअल एक्सपेंडिचर लास्ट में एक्रू होता है, काम वो बाद में करते हैं। तो इसने ये कहा है कि अब देखो एसेट पर खर्चे किस किस को मानते हैं हम, ये कहता है कि कैश लग जाए तुम्हारी, वो एसेट का खर्चा है। कोई और एसेट कर दो, जैसे मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उस पर कैश का खर्चा हो गया, या कोई और एसेट ट्रांसफर कर दी, या कोई और लाइबिलिटी इनकर कर दी, किसी से उधार खरीद दिया और वो मुझसे आगे क्या लेगा, इंटरेस्ट। तो खर्चे तो यही होता है। तो इसमें कैश लग रहा है पहले और लाइबिलिटी बन रही है बाद में, मतलब एक्रूअल बाद में हो रहा है, काम वो बाद में करके दे रहा है। तो ये कह रहा है कैश बेसिस पर होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको कैश दिया तो मैंने पीछे बोरो तो कर ही लिया, और उसके लिए उसके बाद सप्लायर को क्या दिया, कैश दिया। तो कैश पहले ही लग गया बहुत ज्यादा और बाद में उसने काम करके दिया, लेकिन उसका रूल ही है कि वो एडवांस लेता है चाहे एक्रू बाद में होता है। तो पहले तो बताओ एसेट पर खर्चे क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैं खुद ही बना रहा हूँ, सप्लायर से नहीं बना रहा, तो 100 रुपये मैंने क्या कर दिया, कैश एक्सपेंडिचर कर दिया, 20 रुपये अपने स्टोर से सीमेंट डाल दी, और 10 रुपये किसी से उधार खरीद लिया जो इंटरेस्ट लेगा। तो ये तीन चीजों को हम क्या मानते हैं, असेट फॉर एक्सपेंस। ये थ्योरी में लिख देना, किसको किसको, कैश दिया, अपने स्टोर से कुछ दे दिया, असेट ट्रांसफर कर दी कुछ, और इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी उधार खरीद लिया। और इसमें से क्या माइनस कर देना, कोई गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिल जाए तो, क्योंकि जो रुपए वापस आ गए वो एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये तो जनरल थ्योरी लिख दी, लेकिन बाद में आंसर देते समय क्या बोला इसने, कैश हैज बीन पेड बट द कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट हैज नॉट येट एक्रूड, इंटरेस्ट बिकम्स पेबल ऑन पेमेंट ऑफ कैश। तो मेरा इंटरेस्ट कब लगने लग जाएगा, जैसे ही मैं उसको कैश दूंगा तो उधार लेके लाया हूँ पीछे से, तो मेरा तो इंटरेस्ट तभी से लगने लग जाएगा। तो अमाउंट सो पेड शुड बी कंसीडर्ड। तो कौन से बात को सही कह रहे हैं, कैश वाले बेसिस, ठीक है। तो पहले क्या लिख देना, कैश बेसिस पर इतना आता है, उस पर इतना आता है। फिर क्या लिख देना, एएस क्या बोलता है कि कब एक्सपेंस हुआ माना जाता है, या तो आप कैश दे दो, या कोई अपनी और एसेट ट्रांसफर कर दो, और या फिर क्या है, कोई अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी, और उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो किसी से उधार खरीद लिया तो भी एएस क्या बोलता है कि आपका खर्चा हो गया उस एसेट पर, अगर वो सामने वाला आपसे क्या लेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, तो फिर क्या है, वो खर्चे बराबर नहीं है। या किसी को कैश दे दिया तो मान लें, लेकिन अब इसमें कैश हम पहले दे रहे हैं और लाइबिलिटी बाद में आ रही है। अगर आपकी खाली लाइबिलिटी इनकर होगी, अभी कैश नहीं दिया, तो भी ये कहता है कि मान लो अगर इस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें उल्टा है, हमने कैश पहले दिया है, लाइबिलिटी बाद में एक्रू हो रही है, और ये कह रहा है कि कैश बेसिस पे कर लो, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट हो जाता है, कैश बेसिस। पक्का। अब सेकंड है एलटी लिमिटेड, एक और कर लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 18 महीने, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, तो 3 साल का है। जैन फेब मार्च पहले साल में आएंगे, फिर अगले 12 महीने आएंगे, फिर अगले साल के 3 महीने आएंगे। और इसके खर्चे कब हुए, यहाँ 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 यहाँ। और इसने बोरिंग कब की है, 1 जुलाई 1 को। तो जैन फेब मार्च पहले साल में क्या होगा, बोरिंग ही नहीं है, इसका ऐसे है काम, पहले 3 महीने यहाँ चलेगा, फिर 1 साल पूरा चलेगा, और फिर 3 महीने यहाँ चलेगा, इतने टाइम में एसेट पूरी होगी। लेकिन पहले साल कुछ कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसकी बोरिंग कब से हुई है, यहाँ पर 1 जुलाई से।
तो ये तीनों साल का पूछ रहा है, तो पहले साल का कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। 5 करोड़ इंटू 0/3 किया, नील किया, कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरे साल में भी इसके खर्चे तो 5 तो पहले से ही लगे हुए हैं और 20 और लग गए। 5 तो पहले से ही लगे हुए हैं और 20 यहाँ लग गए, और यहीं से बोरिंग स्टार्ट है। तो कैपिटलाइजेशन कितने का होगा? 5 भले ही पहले से लगे हुए हैं, लेकिन बोरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो 5 को भी 9/12 का वेट दूंगा और 20 को भी 9/12 का वेट दूंगा। तो 5 को भी 9/12 का दिया, 20 को भी 9/12 का दिया। ठीक है, बोलो। और तीसरे एक्सपेंडिचर इसके जो 20 के दूसरे साल के बिल्कुल एंड में हुआ, तो उसको 0/12 का आ गया, इस पर कैपिटलाइज कर दिया। समझ रहे? और तीसरे साल में ये 5, 20 और 20 तो पहले से ही लगे हुए हैं, और ये वाले 5 कब लगे? यहाँ पर लगे जब सीज होने का टाइम हो गया, आखिरी दिन लगे। तीसरे साल में क्या होगा फिर? 5, 20, 20 पर तो होगा, इस 5 पर नहीं होगा। और 3 महीने का ही क्यों दिया? क्योंकि 3 महीने बाद पूरा हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे कैपिटलाइज करना। बताओ, पहले साल में मैं क्यों नहीं कर रहा 5 करोड़ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज? ये लगे यहाँ, लेकिन यहाँ बोरिंग ही नहीं है। दूसरे साल में 5 पहले से लगे हुए हैं, 20 यहाँ लग गए, और बोरिंग यहाँ से हुई है। तो भले ही 5 को 12/12 नहीं दूंगा, 9/12 ही दूंगा, क्योंकि बोरिंग यहाँ से हुई है। और 20 को भी 9/12। और तीसरा जो खर्चा लगा है वो बिल्कुल एंड में लगा है, तो उसको कोई वेट नहीं दिया। तो 5 को 9/12 क्यों दिया? बोरिंग वहां से लगना स्टार्ट हुए, स्टार लगा के ये समझाया। 20 को 9/12 और 20 को भी। और तीसरे साल में 3 महीनों का क्यों लूंगा? इन 3 पर ओपनिंग पर, ये तो आखिरी दिन ही हुआ। इन 3 पर कितना लूंगा? 3 महीनों का, क्योंकि कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीज करना इस पर आखिर का। बाय बाय, लव यू सो मच, इतना ही करेंगे।